बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम। हमने पिछले लेक्चर में उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो ये है कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को आगे डिटेल से एनालाइज करेंगे। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम को डिटेल से एनालाइज करें, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब फर्ज करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब बेटा बात यह है, जो मैंने बात आपसे करनी है वो क्या है वो देख लेते हैं। फर्ज करें, अस्सलाम बेटा, अस्सलाम बेटा। फर्ज करें कि ये बेटा एक कोई स्लाइड है। वो स्लाइड नहीं होती जिसमें बंदे बैठते हैं, आराम से नीचे आते हैं ऐसे करके। वो बंदा ऐसे बीच में स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है। तो जो उस बंदे की हाइट है, उस बंदे की जो हाइट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और उसकी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। उसकी हाइट मैक्सिमम से मिनिमम तक आते हुए उसकी हाइट कंटिन्यूसली चेंज हो रही। और फर्ज करें कि पॉइंट ए पर उस बंदे की पोटेंशियल एनर्जी जो थी, पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए जहां है उसकी पोटेंशियल एनर्जी 100,000 जूल्स थी। और फर्ज करें कि पॉइंट बी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। फर्ज करें कि उस बंदे की पोटेंशियल एनर्जी ए पर 1000 जूल्स थी और पोटेंशियल बी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 जूल्स। और जब वो ए से स्लाइड करता हुआ नीचे आया तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ने सारी वैल्यूज एज्यूम की। यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल्स थी, फिर वो 999.5 जूल्स हुई, फिर वो 990.1 जूल्स हुई, 990 जूल्स हुई, 998.9 जूल्स हुई। गर्ज 0 जूल्स तक आने में उसने 1000 जूल्स से 0 जूल्स तक कंटिन्यूसली वैल्यूज ली। यानी वो कोई वैल्यू नहीं थी जो 0 और 1000 के बीच में हो और उस बंदे की वो पोटेंशियल एनर्जी ना हो। ठीक है कि नहीं? देखिए बेटा, मैं क्या कह रहा हूं कि एक बंदा स्लाइड करते हुए नीचे आ रहा है, पॉइंट ए पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल्स है और पॉइंट बी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल्स है। वो नीचे आते आते 1000 जूल से लेकर 0 जूल तक सारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज एज्यूम करें। मुझे बताएं, यहां तक बात समझ में आ गई? अब फर्ज करें कि वो बंदा सीढ़ियों के थ्रू नीचे उतर रहा है। बेटा सीढ़ियों के थ्रू नीचे उतर रहा है, तो यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 1000 जूल्स, यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 910 जूल्स, और यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी से 820 जूल्स, और यहां फर्ज करें उसकी एनर्जी थी 690 जूल्स। मतलब स्टेप वाइज ऐसे, मतलब अब फर्ज करें वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी फौरन ही आ जाता है इस, और एक सीढ़ी पे रुकता है। यानी यहां रुका, फिर यहां रुका इस जगह पर, यानी ए पे रुका, सी पे रुका, डी पे रुका, ई पे रुका, एफ पे रुका, जी पे रुका और एच पे रुका। तो इसका मतलब यह है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जंप में डिक्रीज हुई। और लेट्स अज्यूम कि वो ए से सी पलक झपकते आ गया, सी से डी फौरन आ गया, और सी पे रुका थोड़ी देर, और डी पे भी थोड़ी देर रुका, और ई पे भी थोड़ी देर रुका। अब हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड इन जंप्स। हिज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज्ड इन जंप्स।
his potential energy decreased in jumps or in discrete levels, in discrete values. जी, आपके आने से पहले मैंने ये बताया कि वो स्लाइड होती है ना, इसमें बंदा ऐसे स्लाइड करता हुआ नीचे आता है, ठीक है कि नहीं। अब फर्ज करो वो छोटे बच्चे जो स्लाइड लेते हैं, फर्ज करें वो पॉइंट ए से ऐसे नीचे स्लाइड करता हुआ बी तक आया, तो उसकी हाइट जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुई। अगर उसकी हाइट कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हुई है तो उसका मतलब ये है कि वो तो उसकी हाइट की कोई भी वैल्यू होगी, ए से बी तक, यू नेम इट, वो कभी उसकी हाइट थी। अगर ए पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल्स थी और बी पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 जूल्स है, तो ए से बी तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी ने कॉन्टिन्यूसली वैल्यूज ली। 1000 जूल से 0 जूल्स तक आने में वो क्या लिया उसने, कॉन्टिन्यूसली उसकी वैल्यूज डिक्रीज हुई हैं। 1000 जूल्स 999.9, 999.8, 999.7 और फिर वो 0 तक आया। मुझे लगता है यहां तक कोई ठीक है। जिस तरह किसी टैंकी में से पानी खाली होता है तो उसकी हाइट आराम आराम से नीचे आती है, यहां तक ठीक है। उसे कहेंगे कंटिन्यूस बिहेवियर, वो कंटिन्यूसली उसने हर वैल्यू अज्यूम की। जिस तरह आप लोग जब पैदा हुए थे, चलो 1 फुट कह लें आपकी हाइट, 1 फुट से 6 फुट का जवान बनते वक्त आप 1 फुट से 6 फुट के बीच में कौन सी हाइट ऐसी है जो कभी आपकी नहीं रही हुई होगी? कभी आप 1 फुट के थे, 1.001 फुट के भी थे, 1.002 फुट के भी थे, 1.003 फुट के थे। 6 फुट तक आते वक्त यू नेम इट फ्रॉम 1 फुट टू 6 फुट, आपकी वो हाइट कभी ना कभी तो थी। इसका मतलब है योर हाइट वेरिड कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल तक तो 1 फुट के रहे, फिर एक दिन रात को उठे तो सुबह 2 फुट के हो चुके थे, और फिर आप सारा साल 2 फुट के रहे, और फिर एक रात सोए सुबह उठे तो 3 फुट के हो चुके थे। अगर ऐसा होता तो हम कहते कि योर हाइट इज इंक्रीजिंग इन जंप्स, योर हाइट इज टेकिंग डिस्क्रीट वैल्यूज। जब तक यहां तक कोई मसला तो नहीं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का फर्क समझ में आ गया? किसकी? नहीं, तुम्हारी हाइट जो कौन सी अपनी जाती कद जो तुम्हारा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज किया, बहुत स्लोली किया लेकिन किया कंटिन्यूसली। बेशक किसी हाइट पर रुक भी गए हो, लेकिन जब ग्रो कर रहे थे तो 1 फुट से लेकर 5 फुट या 6 फुट जो भी तुम्हारा कद है उसके बीच में तुमने कंटिन्यूसली वैल्यूज अज्यूम। ऐसा तो नहीं हुआ ना, मैं यही कह रहा ना, ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम क्लास 5 तक तुम्हारा कद जो था ना वो 2 फुट ही रहा, और फिर एक रात तुम सोए और सुबह उठे तो 3 फुट के थे, और फिर अगले 3 साल 3 फुट के रहे, और फिर एक रात सोए, और फिर इस तरह तो नहीं हुआ ना। इसका मतलब है कि डिस्क्रीट का मतलब जंप्स, ठीक है कि नहीं। अब आप देखें, जब आप सीढ़ियां उतरते हैं, फर्ज करें कि आप हर सीढ़ी पे रुकते हैं और 2 सीढ़ियों के दरमियान नहीं रुकते, तो हम कहेंगे कि योर पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग इन जंप्स। यार ये ठीक है बात? या आपको पता है किसी तरीके से इस तरह भी होता है कि आप किसी स्कूल में कई सरकारी महकमे में आप जॉब कर रहे हैं, तो वहां सैलरियों की जो है ना एक ब्रैकेट होती है। मसलन उनको पता होता है जी कि ये एक स्केल नंबर 1 है, इसकी सैलरी है 12,370 रुपए। जब आपकी स्केल 1 से स्केल 2 में प्रमोशन होती है तो आपकी तनख्वाह एकदम बढ़ती है, 14,525 रुपए होगी, 28 रुपए होगी। और बेटा 12,370 से लेकर 14,528 के बीच में आपकी वैल्यू, बीच में सैलरी नहीं मिल सकती, वो जंप्स। अब आप जब स्केल 3 में प्रमोट होते हैं तो सैलरी 18,000 हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि 14,000 और 18,000 के बीच वाली सैलरी नहीं कोई आपको मिलेगी। इसे कहते हैं डिस्क्रीट। इसे क्या कहते हैं? डिस्क्रीट, ठीक है कि नहीं। अब एक दफा ना बेटा लाहौर में ना एक फवारा था। लाहौर में क्या था? एक फवारा था, उसके आगे पीछे घास थी, तो लोग वहां सैर करने आते थे। वो बाग था पूरा एक, उस बाग में हर तरफ उस फवारे के आगे पीछे क्या थी जी? घास ही घास थी, ऐसे ना। अब आपको पता है कि घास तो बड़ी नाजुक चीज है, अगर आप उसके ऊपर धींगा मुश्ती करेंगे, मोटरसाइकिल चलाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे तो घास तो उड़ जाएगी। और फिर पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा होता है तो घास तो सलामत ही नहीं रहती। तो वो लड़के ना आकर ना उधर मोटरसाइकिलिंग करते। क्या करते? कभी इधर मोटरसाइकिल चलाते, कभी इधर मोटरसाइकिल चलाते, कभी इस रेडियस में चलाते, कभी इस रेडियस में चलाते, कभी इस रेडियस में चलाते, चढ़ते चढ़ते उन्होंने सारी घास उड़ा दी।
कंपनी वालों, अब देखिए उनके रेडियस, कभी कोई रेडियस था उनका, कभी कोई रेडियस। वो म्यूनिसिपल कमेटी वालों को बड़ा गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा यार आइंदा इन बच्चों को यहाँ पर ना मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो वो जो कंपनी, वो जो म्यूनिसिपल कमेटी का हेड था ना, उसने कहा नहीं यार ऐसा ना करो, ये फवारा है। उन्होंने कहा यार ये जगह जो है ना इस तरह कर दो, ये रीजन बना दो ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया को फॉरबिडन रीजन डिक्लेयर कर, ग्रीन एरिया को क्या कर दो, फॉरबिडन रीजन डिक्लेयर कर दो। और उसके बाद यहां पर बना दो एक छोटी सी रोड, यहां पर क्या बना दो, एक रोड, ठीक है कि नहीं, यूं करके जिस किसी ने मोटरसाइकिल चलाना है वो सिर्फ इस रोड पे मोटरसाइकिल चलाए। ये जो ब्लैक रोड मैं बना रहा हूं दायरे में मोटरसाइकिल चला रहे। अगर उसने बड़े रेडियस में चलाना है तो इधर चला जाए। और यहां पर उन्होंने एक और बना दिया, एक और रोड बना दी, और इसके बीच में यहां पर ये ग्रीन एरिया बना दिया, ये ग्रीन एरिया बना दिया। और जो ग्रीन एरिया थे उनको उन्होंने फॉरबिडन कर दिया बच्चों के लिए मोटरसाइकिल चलाने के। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल चलानी है इधर आके चलाओ इस रोड पे, इधर दिल नहीं भरता तो इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, बीच के सारा इलाका तुम्हारे लिए फॉरबिडन। कोई मसला तो नहीं, यहां तक समझ में आ गई? थोड़ा थोड़ा आइडिया डेवलप हो रहा है कि मैं क्या बातें करना चाह रहा हूं। अब बेटा बात यह है, कल मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या था। मैंने कहा 1840 से स्पेक्ट्रोस्कोपी का इल्म शुरू होता है, 1910 तक आ जाता है। ये मैंने कहा इल्म इस कदर डेवलप हो चुका, ये इल्म क्या हो चुका था, इस कदर डेवलप हो गया था कि किसी स्टार से आने वाली लाइट को देखकर, उसका स्पेक्ट्रम देखकर साइंटिस्ट ये बता देते थे कि वो स्टार हमसे अवे जा रहा है या हमारी तरफ आ रहा है, उसका हमारे से डिस्टेंस क्या है, उसकी सरफेस का टेम्परेचर क्या है, उसकी सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं, वो गोल घूम रहा है या नहीं घूम रहा, उसकी सरफेस पे कौन कौन से एलिमेंट्स किस किस रेशो में प्रेजेंट है। इतने कुछ काबिल हो गए थे, मगर एक बुनियादी सवाल का जवाब नहीं था उनके पास। Why every element has got its own characteristic line emission spectrum? Why is it so that wherever in the world आप हाइड्रोजन को जब वो डिस्चार्ज ट्यूब में डालें वो हमेशा सेम कलर्स ही एमिट करता है। कल दिखाए थे ना मैंने आपको, कल मैंने आपको उनके लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम दिखाए थे, और आपको मैंने ये भी कहा था कि इनफैक्ट एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। मैंने वो मिसाल दी थी कि अगर फर्ज करें मैं कोई उनको मेटल लेके चला जाता हूं, मैं कहता हूं जी ये मैंने पीरियोडिक टेबल का 120th एलिमेंट डिस्कवर किया है, इसका नाम इरफानियम है, तो इसको आप मेरे नाम पर आप इसको रखें। उन्होंने वो उसको उसका स्पेक्ट्रम देखा और उन्होंने पहचान लिया कि नहीं यार ये तो कैडमियम है, तो मैं ऐसे ही दावा कर रहे, झूठ बोल रहे थे। तो पता चला कि स्पेक्ट्रोस्कोपी 1910-20 तक अपनी इंतहाओं को जा चुकी थी, और टोटल आज तक जितना नॉलेज इंसान ने डिस्कवर किया उस वक्त तक, अभी तो खैर और टेक्निक्स भी आ गई हैं, 25% ऑफ द नॉलेज स्पेक्ट्रम से निकल, स्पेक्ट्रम को देख के निकाला, यानी कुल नॉलेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बाकी रिलेटेड साइंसेस का जो कुल इल्म था उसका 25% स्पेक्ट्रम एनालिसिस से निकलता था। स्पेक्ट्रम देखा किसी भी चीज का और पहचाना कि इसके अंदर क्या क्या होगा, किस तरह के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे, अंदर खाते क्या हो रहा होगा, यानी इस हद तक वो इसमें फन में माहिर हो गए थे। मगर एक छोटे से बुनियादी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था कि why every element has got its own characteristic line emission spectrum and the characteristic line absorption spectrum। एलिमेंट क्यों एक जो है वो एक ही कलर एमिट करता है और उसी कलर को एब्जॉर्ब करता है, ये सवाल था। और बोहर ने इसे जवाब देने की कोशिश की। कोशिश क्यों की मैं बताऊंगा आगे चल के कि कहां उसके सोच में भी गलती थी, बट बोहर वाज द फर्स्ट मैन हु ट्राइड आंसरिंग द क्वेश्चन। और उसने क्या किया वो बताता हूं। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि बोहर ने यह कहा कि ये न्यूक्लियस है,
और इसके गिर्द एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन को ये इख्तियार नहीं है कि वो जिस मर्जी जगह पर जाकर न्यूक्लियस के गिर्द घूमे। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का दिल करता है मैं जरा करीब करीब घूमूं, फिर उसका दिल करता है नहीं मैं जरा थोड़ा दूर दूर घूमूं, या फिर वो उन लड़कों की तरह जो मोटरसाइकिल चलाते थे उसके गिर्द। उसने कहा ऐसा नहीं। उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस फिक्स्ड है ऑर्बिट्स, उसका डिस्टेंस फिक्स्ड है ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से, और बीच का जो रीजन है वो फॉरबिडन है। बीच का रीजन क्या है? फॉरबिडन है। उसने कहा कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस रेडियस से, सॉरी न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन का रेडियस न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस न्यूक्लियस से फिक्स्ड हो। और अगर उसको R1 पसंद नहीं तो फिर उसे R2 पे जाना पड़ेगा। R1 और R2 के बीच में उसे अलाउड नहीं है कि वो रोटेट कर सके। जिस तरह उन लड़कों को म्यूनिसिपल कमेटी वालों ने एक सड़क बना दी कि यार इधर रोटेट कर लो, ज्यादा तेज मोटरसाइकिल चलाना है चलो इधर चले, लेकिन बीच में जो ग्रीन एरिया था वो फॉरबिडन था। और ऐसा कहते वक्त बोहर ने कहा कि सिर्फ वो न्यूक्लियस, वो रेडियस पॉसिबल है, वो रेडियस पॉसिबल हैं, सिर्फ वो रेडियस पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को फुलफिल करे। सिर्फ वो इक्वेशन पॉसिबल हैं, वो रेडियस पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को फुलफिल करें। ये इक्वेशन क्या है वो मैं बता देता हूं। इसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और बेटा इसमें एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एम वी क्या है? मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है कि नहीं? और फिर एम वी आर मिलाकर क्या बना जी? एम वी आर मिलाकर क्या बना? मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ बताता हूं एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है मैं अभी इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। आप कहेंगे सर ये आप अजीबो गरीब कहानी संस्कृत की लिख रहे हैं, मैं अभी बताता हूं सर। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इसके लिए N1 है, इसके लिए N2, और उसके बाद इसके लिए N3 है, इसके लिए N3 है। अब आप लोग ये चीज देखो कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स N1 N2 N3 है, तो एंगुलर मोमेंटम और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इस तरह से, ठीक है कि नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये बात उसने कहा जी कि वो ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, ऑफ एच ओवर, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2π। एंगुलर मोमेंटम जिनके लिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2π। अब बंदा पूछे कि यार, उन लोगों ने आगे से पूछा कि बोहर साहब ये इक्वेशन कहां से आई? 1913 का जमाना था, बोहर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए इसको कहते हैं फेमस तुक्का ऑफ बोहर। फेमस तुक्का, चूंकि उर्दू का लफ्ज है तो मैं तुक्का इस तरह लिख लेता हूं, फेमस तुक्का ऑफ बोहर। बोहर के पास इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। बोहर ने कहा इससे मेरे आंसर ठीक आ जाते हैं, इससे मेरे क्या ठीक आ जाते हैं? आंसर ठीक है। कम से कम 1913 में वो इसका कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब देने से कासिर था। और उसकी आर्गुमेंट उसने ये बेस की
कि चूंकि न्यूक्लियस को इजाजत, इलेक्ट्रॉन को इजाजत नहीं, कहता है उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता ऑर्बिट में तो वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता, वो कोई फोटोन एमिट नहीं करता। सो इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन फिक्स्ड शेल्स। पहला उसका पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स शेल्स, ठीक है। और फिर क्या होता है, दे डू नॉट इमिट एनी फोटोन वाइल रोटेटिंग, खाली रोटेट करते हुए ये कोई फोटोन इमिट नहीं करते। They do not emit any photon or electromagnetic radiation while orbiting, or in any orbit इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। So in any orbit, total energy of electron is equal to kinetic energy of electron plus electric potential energy of electron. और उसकी the energy of electron remains fixed in an orbit. जी जी, they do not emit any photon or electromagnetic radiation while orbiting. जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा हो तो वो कोई भी फोटोन एमिट नहीं करता, और किसी भी ऑर्बिट में उसकी जो टोटल एनर्जी है वो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और बेटा चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ये है डिस्टेंस ऑर्बिट्स फ्रॉम न्यूक्लियस इज फिक्स्ड discrete which obey MVR is equal to NH over 2 pi. Distance of orbits from nucleus is fixed, discrete, which obey this equation. अगर ऑर्बिट्स के डिस्टेंस फिक्स्ड हैं, ऑर्बिट्स के रेडियस फिक्स्ड हैं, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड होगी, which means electron can have fixed discrete energy levels. जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप स्केल 1 में आ तो आपकी एक सैलरी है, स्केल 2 में चले गए तो आपकी सैलरी को एक जंप मिला, और बीच की वैल्यू नहीं एज्यूम हो सकती, ये नहीं हो सकता। दैट मींस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव एनी वैल्यू ऑफ एनर्जी दैट इट डिजायर्स, उसके पास फिक्स्ड एनर्जी होगी। यानी उसके पास, मिसाल देता हूं कि उसके पास अगर ये वाली एनर्जी है, उससे अगला लेवल अगर 5.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो फिर वो ही होगा, इनके बीच की एनर्जी नहीं हो सकती। पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल किस्म की एनर्जी वैल्यूज एज्यूम कर सकता है। और आप देखें कि बोहर ने अपनी सारी आर्गुमेंट जिस नुक्ते पे बुनियाद की
उस नुक्ते की मेन वजाहत वो नहीं कर सका। मेन वो ये नहीं बता सका था कि ये वो इक्वेशन कहां से लाया, जिसके ऊपर वो अपनी सारी आर्गुमेंट 1913 में बेस कर रहा था। समझ आ गई मेरी बात? लेकिन इसका आंसर नहीं दे सका था कि उसने ये इक्वेशन कहां से लेकर आया, उसके पास इसका कोई आंसर ही नहीं था। अब क्या हुआ जनाब, उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस, यहां से ये ऑर्बिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यूं ऑर्बिट कर रहा है इस तरह से। उसने कहा फर्ज करें इस इलेक्ट्रॉन के पास यहां जो एनर्जी है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां उसको जाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होनी चाहिए, यानी इस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑर्बिट नंबर 2 में उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्ज करें कि यहां से 3 फोटॉन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? 3 फोटॉन आ रहे हैं जी। जी 3 फोटॉन आ रहे हैं। बहुत गौर तलब बात, एक फोटॉन की इन पास जो एनर्जी है, इस फोटॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा फोटॉन, अगर तो ये इलेक्ट्रॉन इस फोटॉन से एनर्जी ले तो सीधा इधर चला जाएगा, अगर इस फोटॉन से एनर्जी ले तो ऑर्बिट से जरा ऊपर जाएगा, इस फोटॉन से एनर्जी ले तो नीचे रह जाएगा। मगर क्योंकि बाकी उनके फॉरबिडन रीजन है, बाकी ऑर्बिट्स फॉरबिडन है, R1 के बाद R2 ही है, और उसका एक फिक्स डिस्टेंस है, और ना उससे कम पे रोटेट कर सकता, ना उस पे ज्यादा पे रोटेट, ना इधर रोटेट करना अलाउड है, इधर रोटेट करना इलेक्ट्रॉन को अलाउड ही नहीं है, और इधर भी रोटेट करना इलेक्ट्रॉन को अलाउड ही नहीं है। ये फॉरबिडन लेवल्स हैं। तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, बाकियों को जाने देगा। पता चला कि फोटोन, इलेक्ट्रॉन हैज टू बी सिलेक्टिव, इट हैज टू बी सिलेक्टिव इन एक्सेप्टिंग अ फोटोन। उसको एनर्जी एक्सेप्ट करते वक्त क्या होता है? सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ना तो वो एक ऐसे फोटोन से एनर्जी लेगा जो उसको पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान में कहीं छोड़ दे, ना वो किसी ऐसे फोटोन से एनर्जी लेगा जो उसको दूसरे और तीसरे ऑर्बिट के बीच में छोड़ दे। पता चला कि एक्सेप्टिंग ऑफ फोटॉन्स इज फिक्स। खास प्रूफ इससे पता चला ओनली फोटॉन्स स्पेशल एनर्जी या डिस्क्रीट एनर्जीज विल बी एब्जॉर्ब। पता चला कि खास ही फ्रीक्वेंसियां एब्जॉर्ब कर सके। फिर वो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में चला गया, तो जब हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके साथ क्या होती है? व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हायर लेवल? क्या होता है जनाब? उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती, और उसकी टोटल एनर्जी इंक्रीज करती। You can see from these values that rise in potential energy, there occurs a bigger rise in potential energy. There occurs a bigger rise in potential energy than decrease in kinetic energy. ठीक है कि नहीं? Then decrease in kinetic. There occurs a bigger rise in potential energy than decrease in kinetic energy. तो फिर क्या होगा? What will happen? उससे ये होगा कि ओवरऑल टोटल एनर्जी इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स टू हायर लेवल, और हायर लेवल वो रेडियस हैं जो न्यूक्लियस से दूर हैं। हायर लेवल्स वो हैं जो न्यूक्लियस से दूर हैं, लोअर लेवल्स वो हैं जो न्यूक्लियस के
करीब हैं. There occurs a bigger rise in potential energy than decrease in kinetic energy. Overall, total energy increases. ये एरो से पता चल रहा है. काइनेटिक एनर्जी के साथ छोटा एरो बनाया किसने, मतलब काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम होती है. पोटेंशियल एनर्जी के साथ बड़ा एरो बनाया है, बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी में बड़ा राइज आता है और टोटल एनर्जी में भी फिर एक राइज आ जाएगी. जाहिर है वो राइज उसकी काइनेटिक एनर्जी की डिक्रीज और पोटेंशियल एनर्जी की इंक्रीज को कंपनसेट करते हैं. There occurs a bigger rise in potential energy than decrease in kinetic energy. Overall total energy increases. और अगर कोई फोटोन के अलावा, ये देखें, ये और न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये उसका दूसरा ऑर्बिट है. अब इलेक्ट्रॉन के पास यहां एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसे ऊपर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आया, वो जो कैथोड से आ रहे थे इलेक्ट्रॉन और एनोड की तरफ जा रहे थे, मैं उनका कलर चेंज कर देता हूं. कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन्स जो एनोड की तरफ जा रहे थे वो ये, इनकी एनर्जी में ले लेता हूं जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नहीं, बल्कि थोड़ी और फिगर चेंज कर लेते, 7 ही ले लेते हैं. 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इस फोटोन ने आकर, इस इलेक्ट्रॉन ने आकर इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी, तो ये इलेक्ट्रॉन उससे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा और वो इलेक्ट्रॉन आगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आगे चला जाएगा. यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको मुमकिन हो कि मैं लफ्ज इलेक्ट्रॉन की बात, कहानी इलेक्ट्रॉनों की सुना रहा हूं और यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले रहा हूं, तो इससे आपको कंफ्यूजन होगी. चले मैं एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी के का सिंबल थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूं. हम कहते हैं एनर्जी यूनिट्स में. तो क्या हुआ कि ये पहला ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास एनर्जी 2 यूनिट्स की एनर्जी है. यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, ये देखिए जो लेफ्ट से आ रहा है, ये कैथोड से एनोड जाने वाला इलेक्ट्रॉन था, ये जिसके पाथ के साथ मैं एरोस बना रहा हूं. ये आया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारी. अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन ने उससे सिर्फ 3 यूनिट्स ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब किए, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, और सिर्फ 3 एब्जॉर्ब करके 5 तक पहुंचा और बाकाया के 4 के साथ वो इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, वो जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था. पता चला कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी एब्जॉर्बिंग बड़ी स्पेशल होती है, वो खास वैल्यूज ही एब्जॉर्ब करती है. ठीक है कि नहीं? जैसे आपका कोई दोस्त हो, वो आपसे उधार मांगे तो कहे जी 553 रुपए उधार दो. आप कहें 600 का नोट ले, नहीं 553 ही उधार दूंगा, ना 553 से कम ना 553 से ज्यादा. और अगर 553 से ज्यादा उधार देना तो फिर तुम मुझे 1235 दे दो, और 1235 से कम नहीं, 1235 से ज्यादा नहीं. इसे कहते हैं क्वांटम पैकेट्स, क्वांटम फिजिक्स. इसीलिए ये टॉपिक भी क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा है. जी बिल्कुल, उसमें भी मैं दोबारा दोहरा देता हूं. मैंने कहा कि फर्ज करें कि ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन. अब ये पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास 2 यूनिट्स की एनर्जी थी, दूसरे ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास 5 यूनिट्स की एनर्जी. अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से जंप करके दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहता है तो उसको 3 यूनिट्स की एनर्जी चाहिए. यहां से फोटॉन्स आ रहे हैं, बेशुमार फोटॉन्स आ रहे हैं. किसी की एनर्जी 2.9 है, किसी की 2.8, किसी की 3, किसी की 3.1, किसी की 3.2. तो उसमें से इस इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ उस फोटोन का इंतखाब किया जिसे मैंने पर्पल कलर कर दिया है, जिसमें इतनी एनर्जी थी कि उसने उससे एनर्जी लेकर वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया और वो फोटोन फिर डिसअपीयर हो. क्वांटम का मतलब क्या है? पैकेट्स. बात फिर वहीं आ गई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहस थी, वही लाइन एमिशन. इसीलिए लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले चैप्टर में ही. तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्वांटम फिजिक्स की सेकंड लेग में आप आ चुके हैं. आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया है और अब आप लाइन एमिशन और लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं. इनमें भी किसकी बात आ रही है? क्वांटम की बात आ रही है, पैकेट्स की बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स भी पैकेट्स में एनर्जियां एब्जॉर्ब करते हैं और पैकेट्स में एनर्जियां देते हैं.
और उन पैकेट्स के अलावा नहीं लेते। वैल्यू पर्टिकुलर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। देखिए टॉपिक आज लेक्चर शुरू हुआ तो क्या हुआ, टॉपिक ऊपर शुरू पहले लाइन क्या थी जी, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल्स एटम में डिस्क्रीट है, खास खास एनर्जियां ही रखते हैं, और कोई खास एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो अगले खास लेवल पे चले जाएंगे, बीच के लेवल में रहने की इजाजत नहीं। जिस तरह दो सीढ़ियों के दरमियान एक इंसान नहीं खड़ा हो सकता, या तो एक सीढ़ी पे खड़ा होगा या उससे अगली सीढ़ी पे खड़ा होगा, दूसरी और तीसरी सीढ़ी के दरमियान नहीं खड़ा हो सकता कि उसे कहोगे जी मैं दूसरी और तीसरी सीढ़ी के दरमियान खड़ा हूं, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं। तो जनाब, और बोहर की मेन मरकजी नुक्ता ये था, और जब वो इलेक्ट्रॉन, जब वो एटम में वो इलेक्ट्रॉन जब जंप डाउन करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन जंप डाउन करेगा तो वो वही फोटोन एमिट करेगा जो उसने एब्जॉर्ब किया था, और उसी फोटोन की एनर्जी भी वही होगी 3 जो पहले एब्जॉर्ब हुई। गोया कि एक इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो उन्हीं फोटॉन्स को एमिट करता है जिन्हें उसने एब्जॉर्ब किया था अगर एक्साइटेशन के वक्त। तो पता चला कि चूंकि एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड हैं, एनर्जी लेवल्स फिक्स हैं तो जंपें फिक्स्ड हैं, जंपें फिक्स्ड हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी फिक्स्ड है, लॉस ऑफ एनर्जी फिक्स्ड है तो फिक्स एनर्जी के फोटॉन्स एमिट होंगे, फिक्स फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स एमिट होंगे तो फिक्स एनर्जी के फोटॉन्स फ्रीक्वेंसी के होंगे। तो पता चला कि कोई भी एलिमेंट हमेशा एक ही कलर के फोटॉन्स एमिट करेगा। यहां तक तो बात सही होगी, सारे लोगों ने कहा बोर वाह वाह तू बहुत अच्छा बच्चा है, तूने बड़ा सही समझाया है, लेकिन बच्चे को प्रिडिक्शन भी तो करना। ऐसी हवा में तू शॉटें खेल रहा है और तू प्रिडिक्ट कर, तेरी कैलकुलेशंस प्रिडिक्ट करे कि इस फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और फिर उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकले तो तेरी बात मानेंगे। समझ आ गई मेरी बात? तो बोर ने पूछो फिर क्या कहा, बोर को गुस्सा चढ़ गया, उसने कहा है बेवकूफो, मुझे तुम लोगों ने अहमक समझ रखा है, ये न्यूक्लियस, ये इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये इसका ऑर्बिट, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Z प्रोटॉन है यानी एटॉमिक नंबर उसका, ZE टोटल चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, E। मैं यहां पर उसका मैथमेटिक्स डिस्कस नहीं करूं बिकॉज दैट इज नॉट, अभी ये लेवल में वो आता नहीं, और ये लेवल में अब आपको पता है मासूम बच्चे ज्यादा आ गए जिनके पास वक्त नहीं है इतनी मुश्किल पढ़ाइयों का, तो मैं फिर उसका सिर्फ इक्वेशनों का जिक्र करके आगे चला। पहली बात है कि उसने कूलम्स लॉ लगाया, उसने कहा कि जनाब इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। न्यूक्लियस के चार्ज के लिए ZE, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए E, R², ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की स्क्वायर, ये R। मैं अब इसको साथ कोई खेल नहीं करूंगा, बस ये इक्वेशन लिख के छोड़ दूं। फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है। अगर आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला होता था, के को के रहने दें या बेशक चले के को के ही रहने देते हैं, के को क्या रहने देते हैं, के ही रहने देते हैं, वरना बात और मुश्किल हो जाएगी। और ZE ये चार्ज है न्यूक्लियस का, क्योंकि Z प्रोटॉन्स है उसके पास, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, और प्लस बोहर ने अपनी तरफ से ये वाली इक्वेशन ऐड की थी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। और इसी में उसने अपना, इसको मैंने ब्लैक से इसके लिखा है कि ये उसकी मेन बात थी कि उसने कहा कि इन इक्वेशनों को उसने इस्तेमाल किया, और इन इक्वेशनों को इस्तेमाल करके उसने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए उसने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी होगी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिट में ये एनर्जी होगी। ये इक्वेशन उसने इन सारों को मिक्स मुक्स करके निकाली,
मैं एक सेपरेट लेक्चर में इनका मैथमेटिक्स एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन वो ऑप्शनल लेक्चर होगा, कोई सुनना चाहे तो सुन ले। और उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन में, इसी में n1 पुट किया उसने कहा कि हाइड्रोजन के अंदर पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी। फिर उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास दूसरे ऑर्बिट में इसमें n की जगह 2 पुट किया तो उसने कहा कि इतनी एनर्जी होगी। 2 ज़ाहिर है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये n2 पुट किया तो ये 4 होगा। फिर उसने कहा इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां जंप करेगा तो वो लॉस ऑफ एनर्जी इतनी करेगा। और उसने कहा इतनी लॉस ऑफ एनर्जी करेगा तो इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा। और जब उन्होंने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम देखा तो वो उसी फ्रीक्वेंसी का फोटोन मौजूद था वहां। उन्होंने कहा बोर तू तो बड़ा जबरदस्त बंदा है, मगर बेटा बोर की खुशी ज्यादा देर तक ना रह सकी। जो उसने कैलकुलेशंस की थी वो हाइड्रोजन पे तो बड़ी फिट हुई, हीलियम +1 पे बड़ी फिट हुई, लिथियम +2 पे बड़ी फिट हुई, क्योंकि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था, आगे जाकर फेल हो गई। नेवरदलेस बोर का मॉडल इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। देयर वाज एक पहला साइंटिस्ट था जिसने कुछ प्रिडिक्ट किया कैलकुलेशन से, और आगे से वही वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसियां अकर कर रही। भले 3 एटम्स पर ही फिट हुआ, लेकिन हुआ तो सही। उसको एक मतलब इस बात पर नोबेल प्राइज और पीएचडी की डिग्री दी गई कि आखिर कुछ तो रास्ते खुले। उसके बाद फिर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्बिटल थ्योरी, पढ़ी है ना आपने। वो जब बोहर का एटॉमिक मॉडल 3 ऑइंस पे लग के फेल हुआ, आगे जाकर फेल होना शुरू हो गया, तो फिर उन्होंने जनाब वो ऑर्बिटल थ्योरी दी गई, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, और वो ऑर्बिटल थ्योरी एसपीडी ऑर्बिटल सब आए। जो केमिस्ट्री में आप सारा कुछ पढ़ते हैं ना, वो बोहर की एटॉमिक थ्योरी के हाफ सक्सेस और हाफ फेलियर के बाद शुरू होता है, और फिर हमारी एटॉमिक की एटम्स की कहानी आगे बढ़ती है। बहरहाल आज हमारी गुफ्तगू यहीं खत्म होती है।